शीलमपुर गांव में एक मीरा नाम की औरत अपने 13 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। कोई घर चलाने वाला नहीं था। गुर्बत इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। इसलिए वो अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए नुक्कड़ पे कढ़ी चावल का ठेला लगाने लगी। कुछ दिन तो उसको मायूसी ही हाथ लगी, परंतु धीरे धीरे करके उसका ठेला अब चलने लगा था। आज भी उसकी दुकान पर सुबह सुबह 3 लोग खड़े हुए थे। अरे अर्जुन बेटा, जरा इन ग्राहकों को कढ़ी चावल तो दे। कब से ये लोग यहाँ खड़े हैं? हाँ माँ, बस अब इनकी ही प्लेट लगा रहा हूँ। लोगों का कहना था कि मीरा जी के हाथ में कोई तो जादू है जो इतने टेस्टी कढ़ी चावल बनाती हैं। और यूं लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर मीरा की थकान छूम मंतर हो जाया करती थी। हाँ काकी, जल्दी लगा दो, भूख से दम निकला जा रहा है। और वैसे भी जब आपके ठेले पे कढ़ी चावल खाने का मन हो तब मैं घर से नाश्ता भी नहीं करके आता। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मीरा काकी के हाथ में जादू तो है। वैसे भी 2-4 दिनों में ठंड बढ़ने वाली है, फिर तो पत्नी लंच बॉक्स में गोभी और मटर की सब्जी ही बांध के दिया करेगी। उसकी बात सुनकर आसपास के सभी लोग हंसने लगे। तो वहीं सर्दी का नाम सुनकर रोहित बहुत उदास हो गया। मीरा के हाथ भी काम करते करते रुक गए। ये ठेला ही तो उनका आखिरी सहारा था। रोहित के मासूम चेहरे पर मायूसी देख मीरा जी ने कहा, बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। जिस भगवान ने जीने के लिए जिंदगी दी है, वो जीने के लिए सहारा भी दे ही देगा। ठंड में कोई कड़ी चावल खाए या ना खाए, हम अपना ठेला लगाना नहीं छोड़ेंगे। पर माँ, क्या फायदा इतनी मेहनत का, जब पता है कोई ठंड में कड़ी चावल नहीं खाता। अगर हमारी बिक्री नहीं हुई तो हम किसी और चीज का ठेला लगा सकते हैं ना। बेटा, हमारे ठेले की बस एक ही पहचान है और वो है कढ़ी चावल। ऐसा नहीं है मैं कुछ और अच्छा नहीं बना सकती। बस बाजार में नई चीज की पहचान के लिए काफी समय चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे करके सर्दी कड़ाके की पड़ने लगी। मीरा और रोहित की चिंता भी बढ़ने लगी। आज काफी कोहरा छाया हुआ था। माँ, आज तो बहुत ठंड है, कोई फायदा नहीं मेहनत करके भी। रहने दीजिए ना, हम आज ठेला नहीं लगाएंगे। हाथ पैर भी सर्दी से अकड़ रहे हैं, कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। बेटा, अगर काम मन से हो तो इंसान तो दूर, भगवान भी उनकी मेहनत नहीं रखता। मुझे पूरा यकीन है अपनी मेहनत पर। मैं आज भी हर दिन की तरह सारे कढ़ी चावल बेच के ही लौटूंगी। माँ, अगर आज आपकी उम्मीद टूट गई तो उम्मीद के साथ आप भी टूट जाएंगी। कोशिश कर सकते हैं बेटा, और उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। तू चिंता ना कर, तेरी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। फिर तेरे लिए सर्दी के कपड़े भी तो लेने हैं। माँ, बस काम चल जाए। कपड़े तो मेरे पिछले साल के भी रखे हैं। इस साल काम चल जाए तो मोटा सा कंबल ले लेंगे। हाँ बेटा, वो भी ले लेंगे। तू चिंता ना कर और जल्दी से चल, देरी हो रही है। उन दोनों ने हर दिन की तरह आज भी अपना ठेला लगाया। बराबर में ठेले पर जो समीर मूंगफली बेच रहा था, वो हंसते हुए बोला, अरे काकी, क्या कर रही हो आप? इतनी ठंड है और तू ठंडी चीज बेच रही है। तू घर जा और ये ठेला कुछ दिन के लिए भूल जा। अब तेरा सीजन पूरे 3 महीने बाद आएगा। काकी, बुढ़ापे में तेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। हर चीज का एक समय होता है भैया। जैसे गर्मी में आपका समय था तो सर्दी में हमारा है? क्यों भाई लोगों? सब लोग गुड़वाले की बात पर हाँ हाँ करने लगे। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए बस आते जाते लोगों को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। इतनी ठंड में वहाँ खड़े रहना आसान नहीं था, और आसान हो भी जाता अगर ग्राहक आते रहते। शाम हो गई पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मीरा मायूस होकर घर की तरफ चल दी। माँ, अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे पूरी सर्दी? मीरा कुछ बोल पाती तभी वहाँ 3-4 दोस्त आ गए और ठेले पर झांकते हुए बोले, कुछ थोड़ा बहुत बचा है क्या? ऑफिस में आज पूरा टाइम निकल गया, खाने का समय नहीं मिला।
अब घर जाऊंगा तो माँ ने जरूर कोई मटर की सब्जी ही बनाई होगी। सही बोल रहे हैं भाई, मैंने तो खाया भी था पर स्वाद नहीं आया। अरे वो जो काकी लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगाकर कढ़ी में देती है ना, वाह वाह वाह, उसका स्वाद तो मुंह से जाता ही नहीं। भाई तुम लोग जल्दी खाओ, मुझे तो सर्दी हो जाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगा। तू बस कुछ देर रुक, हम फटाफट खा लेते हैं। मीरा और रोहित ये सुनकर बड़े खुश हुए। लोग उनके कढ़ी चावल को सर्दी में भी खाना चाहते थे। फिर क्या था, दोनों माँ बेटे उनको जल्दी जल्दी कढ़ी चावल देने लगे। अरे काकी, ये क्या डाला है आज आपने कढ़ी में गोल गोल? भाई ये तो अंडा है, मतलब कढ़ी चावल और अंडा। अब कढ़ी चावल ठंडा और अंडा गरम, भाई ये तो मजा ही आ गया। काकी, अब स्वाद डबल हो गया है, अब तो हम सर्दी में भी हर रोज कढ़ी चावल ही खाएंगे। अगर इसके अंदर अंडा है तो फिर ये ठंडे नहीं रहे। काकी, एक प्लेट मुझे भी दे दो। उनकी ये बात सुनकर आसपास के लोग भी अंडा कढ़ी चावल खाने के लिए आ गए और कुछ ही देर में ठेला फिर से खाली हो गया। कहते हैं गरीबी किसी श्राप से कम नहीं है। अगर कोई गरीब हो तो उसका कोई आदर सत्कार नहीं करता, नहीं समाज में उसे कोई पूछता। पर फिर भी एक गरीब एक अमीर व्यक्ति से ज्यादा भला इंसान होता है। गरीबों का तो क्या है, बस 2 वक्त का भोजन मिल जाए, वो ही बड़ी बात है। निर्मला के परिवार का भी बस यही हाल था। निर्मला गर्भवती थी, इस हाल में भी उसे दूसरों के घर झाड़ू पोछा खाना बनाने का काम करना पड़ता था। निर्मला का पति गरीबी से तंग आकर उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया था। जब निर्मला का पति गया तो सब उसे ही बुरा कहते, सास भी सारा दोष उसे ही देती। औरत का दुख कोई क्या समझता, सब तो बस ताने देने में ही लगे रहते। निर्मला की छोटी सी बेटी थी राधा। वो छोटी जरूर थी पर अपनी माँ का सारा दुख समझती थी। एक रोज, बेटी राधा सुन, मैं मालकिन के यहाँ जा रही हूँ, अपनी दादी को बता देना। पर माँ, आप ऐसी हालत में क्यों जा रही हो? आपको तो कल से बहुत तेज बुखार है ना? बेटी, अगर नहीं जाऊंगी तो तेरी दादी मुझे बहुत ताने देगी और घर में वैसे भी राशन खत्म होने वाला है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? तेरी दादी का क्या, वो तो अपनी बेटी के चली जाएगी, पर हमें तो यहीं रहना है, हम कहाँ जाएंगे? इतना कहकर निर्मला घर से चली गई। वो अभी मालकिन के घर पहुंची ही थी कि तभी मालकिन उसे बोली, क्या बात है, पैर में छाले पड़े हैं क्या जो इतनी देर से आ रही है? थोड़ा जल्दी आ जाती तो मेरी बेटी के लिए नाश्ता भी बना देती। जी मालकिन, आप तो जानती हैं ना, मैं पेट से हूँ और आज मुझे थोड़ा बुखार भी है। हाँ तो मत आती, मुझे बता देती। मालकिन, अगर नहीं आती तो मेरी सास मुझे घर पर नहीं बैठने देती। हाँ हाँ, अब आ ही गई है तो जा, रसोई में बर्तन साफ कर दे और ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करा कर। निर्मला रसोई में आ गई और बर्तन साफ करने लगी। अब तो औरत का दुख औरत भी नहीं समझती तो कोई और कैसे समझे। कुछ देर तो निर्मला बर्तन साफ करने में लगी रही कि तभी घर की घंटी बजी। निर्मला, ओ निर्मला, देख तो दरवाजे पे कौन है? जी मालकिन, अभी आई। निर्मला दरवाजे के पास गई और जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके मालिक गजेंद्र और उसके दोस्त राज सिंह खड़े थे, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। नमस्ते मालिक, आज आप बड़े दिनों बाद घर आए हैं। नमस्ते नमस्ते। निर्मला को गर्भवती हालत में देखकर राज सिंह गजेंद्र से बोले, गजेंद्र भाई, ये गर्भवती औरत कौन है? अरे ये निर्मला है, ये हमारे घर पर झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करती है। बेचारी बहुत मुसीबतों से जूझ रही है, भगवान ने बेचारी की किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं। अच्छा, पर ऐसा क्या हुआ इसके साथ? अरे होना क्या था, बस वो गरीबी के चलते
इसका पति इसे छोड़कर दूसरी औरत के साथ चला गया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। एक औरत अकेले कैसे जिए। जीना तो पड़ेगा ही साहब, बच्चों के लिए। आप चलिए अंदर आइए। इसके बाद वो सभी अंदर आ गए। कुछ देर बात करने के बाद राज सिंह गजेंद्र से बोले, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, बिना खाना खाए तो मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें खाना तो खाकर जाना पड़ेगा। अरे पर कुछ नहीं। इतना कहकर गजेंद्र निर्मला को आवाज लगाने लगा। निर्मला घबराती हुई वहाँ पर आ पहुँची। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ, मैं वो कह रहा था कि तुम कुछ खाना बना दो। पर क्या बनाऊं? ऐसा करो, सभी के लिए छोले भटूरे बना दो। जी ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला छोले भटूरे बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में सारे छोले भटूरे बन गए और सब टेबल पर खाना खाने बैठ गए। उसी समय मालकिन की बेटी गुंजन भी स्कूल से आ गई। छोले भटूरे देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे वाह पापा, आज तो छोले भटूरे बना है, मेरे मनपसंद। हाँ मुझे पता था, तभी तो मैंने तुम्हारी निर्मला आंटी से बनवाए तुम्हारे लिए। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश हुई और सभी छोले भटूरे खाने में लग गए। थोड़ी ही देर में राज सिंह खाना खाकर वहाँ से चले गए। मालकिन भी खाकर अपने कमरे में चली गई। बस गजेंद्र और उसकी बेटी टेबल पर बैठे हुए थे। तभी गजेंद्र निर्मला से बोला, सुनो निर्मला, ये कुछ पैसे हैं मेरी तरफ से, रख लो। पर मालिक ये कैसे? आंटी रख लो, ये हमारी तरफ से है। आपने छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाए थे। निर्मला वो पैसा ले लेती है। उसने सोचा नहीं था कि अमीरों के पास भी इतना बड़ा दिल होता है। रात के समय निर्मला घर आती है। निर्मला के पास इतने पैसे देखकर उसकी सास बोलती है, अरे कलमुही, इतने पैसे कहाँ से लेकर आई है? माँ जी, वो मालिक ने दिए थे। वो आज उनके घर उनके दोस्त आए थे तो छोले भटूरे बनाए थे, तब उन्होंने दिए। ऐसा क्या? ला, ये पैसा मुझे दे और तू जाकर खाना बना। निर्मला की सास उससे सारा पैसा ले लेती है और निर्मला खाना बनाने में लग जाती है। पैसे हाथ आए भी पर टिक न सके, कागज की तरह उड़ गए। अगली सुबह जब निर्मला उठी तो उसकी सास घर पर नहीं थी। उसने घर के बाहर भी जाकर देखा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसे सास की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी, पहले तो पति चला गया और अब सास। लोग क्या कहेंगे कि सास को भी नहीं संभाल पाई। कि तभी उसकी बेटी राधा आकर बोली, माँ, आप दादी को ढूंढ रही है ना? हाँ बेटा, तूने देखा उन्हें? सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई, सब जगह देख लिया। माँ, दादी तो सुबह ही बुआ के घर चली गई और वो सारा पैसा भी ले गई। क्या अब हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? वो तो चली गई पर हम पर मुसीबतें डालकर। तुम मेरे साथ चलो बेटा, आज मालिक घर पर ही होंगे। मैं उनसे कुछ पैसा मांग लेती हूँ, गुजर बसर के लिए। हो सकता है वो दे दे। निर्मला गजेंद्र के घर आती है और उनसे पैसे मांगती है। क्या अभी कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, आज फिर क्यों मांगने आ गई? निर्मला रोते हुए सारी घटना गजेंद्र को बताती है। उसकी बातें सुनकर गजेंद्र को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है निर्मला, मैं तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर अगले 6 महीने में तुम्हें मुझे सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। जी मालिक, मैं 6 महीने में आपका सारा पैसा चुका दूंगी। बस इस बार मेरी सहायता कर दीजिए। अच्छा ठीक है।
गजेंद्र निर्मला को पैसे दे देता है। निर्मला पैसा लेकर घर आती है और सोचती है, पैसे तो मांग लिए, बस अब इन पैसों का सही उपयोग हो जाए तो दोनों माँ बेटी का गुजारा चल जाए। पर आखिर वो करे तो क्या? कोई दुकान लगाए तो इतना किराया कैसे दे, और घर पर रख दिए तो पैसे हवा की तरह खर्च हो जाएंगे। आखिर इतने पैसे से वो दोनों माँ बेटी तक गुजारा चल पाए। बस इतना सोचकर ही वो परेशान होकर रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर राधा अपनी माँ से बोली, माँ, मैं सोच ही रही थी, क्यों ना आप इतने पैसों से छोले भटूरे ही बनाकर बेच लो। बेटा, बना तो लूं, पर बेचने के लिए रेडी कहाँ से लाऊं? माँ, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, हम रेडी की जगह घर पर ही छोले भटूरे बनाकर लोगों को बेचें। मैं घर के बाहर लोगों को आवाजें लगाकर बुलाया करूंगी और आप उन्हें अंदर बिठाकर खिला दिया करना, तो फिर हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। राधा की बात सुनकर तो मानो निर्मला के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी और वो तुरंत ही छोले भटूरे बनाने में लग गई। थोड़े ही समय में उसने सारे छोले भटूरे बनाकर तैयार कर लिए और राधा से बोली, अच्छा राधा बेटा, मैंने सारे छोले भटूरे बनाकर तैयार कर लिए। ठीक है माँ, मैं बाहर जाकर लोगों को आवाज लगाती हूँ। इतना बोलकर राधा घर से बाहर आकर लोगों को आवाज लगाने लगी, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, साथ में सबसे मजेदार छोले भटूरे खाइए। राधा की आवाज लगाते ही गांव के 3 लोग राधा के पास आ गए और उससे बोले, अरे राधा बेटी, क्या बेच रही हो? काका, मैं और मेरी माँ आज से छोले भटूरे बनाकर बेच रही हैं। आप खाकर तो देखो, स्वाद ना आए तो मेरा नाम बदल देना। राधा के ऐसे कहते ही वो सब हंस पड़े। अच्छा ऐसा है तो हम फिर जरूर खाएंगे तुम्हारे छोले भटूरे। हाँ हाँ काका, आप अंदर आइए, घर में जाइए, माँ आपको परोस देगी। राधा के इतना कहते ही वो तीनों अंदर आ गए। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं थाली लगाती हूँ। अच्छा, एक थाली का रेट तो बताओ। जी, एक थाली 20 रुपए प्लेट है। अच्छा ठीक है, 3 प्लेट लगा दो। निर्मला उन तीनों की थाली लगाती है और तीनों ही बड़े स्वाद से छोले भटूरे खाते हैं। कुछ देर बाद जब वो तीनों खाकर उठते हैं, अरे वाह निर्मला बहन, छोले भटूरे खाकर तो बड़ा ही आनंद आ गया। तीनों पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। 60 रुपए देखकर तो मानो निर्मला बहुत खुश होती है। उसके लिए इस समय 60 रुपए बहुत ही कीमती थे। उसे तो लगा ही नहीं था कि वो कुछ कर भी पाएगी। उसे पैसों को देखकर थोड़ी हिम्मत सी तो मिली। गरीब के हाथ में थोड़ा पैसा भी आ जाए तो वो उसी में बहुत खुश हो जाता है। निर्मला तो उन पैसों को घूरे ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर राधा आ पहुँची। अरे माँ, मिल गए पैसे? हाँ हाँ बेटी, मिल गए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम गरीब कुछ कर भी पाएंगे। अरे माँ, अगर हम मन में ठाने तो सब कर सकते हैं। राधा का इतना ही कहना था कि तभी निर्मला उसे गले से लगाकर रोने लगी। आखिर ये गरीब रोए भी क्यों ना। आज उसे पहली बार अपने जीवन में कुछ ठीक होता महसूस जो होने लगा था। थोड़ी ही देर में उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आवाजें आने लगी। राधा बाहर गई तो बहुत सारे लोग छोले भटूरे खाने के लिए आए हुए थे। आए, आप सभी को छोले भटूरे मिलेंगे।
सभी लोग अंदर आकर छोले भटूरे खाने लगे और निर्मला को पैसे देकर जाने लगे। अब तो निर्मला को लगने लगा जल्द ही उसकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और वो और उसकी बेटी और उसकी आने वाली संतान खुशी से अपना जीवन बिता लेंगे। कुछ दिन यूं ही बीत गए और निर्मला का काम चल पड़ा और उसकी संतान भी इस दुनिया में आ गई। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि वो नवजात बच्चे के साथ काम कैसे संभाले कि तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे पैसे जो चुराए थे वो मेरी बेटी और दामाद ने चुराकर मुझे धक्का देकर निकाल दिया। मुझे माफ कर दे बहू। अपनी सास को यूं माफी मांगते देख निर्मला को उस पे दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों में निर्मला गजेंद्र के सारे पैसे चुका देती है और तीनों सास, बहू और बेटी मिलकर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगते हैं।